सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी डायमेंशन से रिलेटेड। 2.10 डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, उसे कहाँ अप्लाई करते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज का मतलब मान्यता देना, उसको वैलिड कहना कि हाँ फिजिक्स के अंदर किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप डायमेंशन का यूज कर सकते हो, ये एक वैलिड चीज़ है। विच गाइड द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल बिहेवियर। तो ये डायमेंशन क्या करता है, हमको गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है कि जो फिजिकल बिहेवियर है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। फिजिकल बिहेवियर कह सकते हो या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर कह सकते हो कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, उसका क्या नेचर है, उसको जब डिस्क्राइब करना होता है। ये चीज़ हमने पिछले वाली वीडियो में स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नेचर किससे डिस्क्राइब होता है, डायमेंशन के जरिए। तो नेचर या हम फिजिकल बिहेवियर कह सकते हैं, वो कैसे डिस्क्राइब होता है, डायमेंशन से डिस्क्राइब होता है। इज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस, यानी ये जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिक इंपॉर्टेंस है। आज के टाइम में डायमेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट लाए जा रहे होते हैं या नए फॉर्मूले बन रहे होते हैं, नई रिसर्च हो रही होती है, वहाँ पर डायमेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो एक बेसिक लेवल पे एक यूज़ बन गई है। एज ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि वही फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड हो सकती हैं या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम होंगे। यानी अगर हमको लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करना होगा तो हो जाएगा, टाइम को टाइम के साथ हो जाएगा, मास को मास के साथ हो जाएगा। जैसे मेरे पास 3 मीटर की कोई चीज़ है, उसको मुझे जोड़ना है 2 मीटर के साथ, तो सिंपल हो जाएगा, आप कह दोगे 5 मीटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 मीटर की कोई चीज़ है, उसमें 5 सेकंड जोड़ना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेंथ में आप टाइम कैसे जोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। तो क्यों नहीं जोड़ पा रहा है, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं। यहाँ पर हमारी लेंथ है और ये टाइम है, और लेंथ और टाइम आपस में ऐड नहीं हो सकते। A thorough understanding of dimensional analysis help us in deducing certain relations among different physical quantities। तो इस डायमेंशनल एनालिसिस से होगा क्या, जब अच्छे से हम अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर लेंगे कि ये क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसकी मदद से हम डिड्यूस कर सकते हैं, यानी हम निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के साथ किस तरह से रिलेटेड है, तो आप रिलेशन बता सकते हो। F क्या होता है, इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, इनका ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन कैसे डेवलप होता है, डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद। और कहाँ हेल्प करता है ये डायमेंशनल एनालिसिस, चेकिंग द डेरिवेशन। कोई भी डेरिवेशन है, यानी कोई भी फॉर्मूला जो कि डिराइव करके आया हुआ है, उसको चेक करना कि हाँ ये फॉर्मूला पॉसिबल है या नहीं, इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है या नहीं। जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज का एक फॉर्मूला डिराइव करोगे आगे के चैप्टर्स में, तो डिराइव करने के बाद जो फॉर्मूला आपके सामने आएगा वो होगा R इक्वल्स V0 यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट यानी प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है डिवाइडेड बाई G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप ये चेक कर पाओगे कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं। एक्यूरेसी यानी वो कितना एक्यूरेट है, एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी हो, यानी जिसे हम फॉर्मूला कह सकते हैं, कोई भी जैसे फॉर्मूला लिखा हो जो कि डिराइव करके आया हो, तो उसको हम चेक कर सकते हैं सही है या नहीं, कितना एक्यूरेट है ये चेक कर सकते हैं। और उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है जिसे हम होमोजेनिटी भी कहते हैं, ये आगे टॉपिक आएगा, वहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चेक कर सकते हैं। When magnitudes of 2 or more physical quantities are multiplied, their unit should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbols। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उनकी यूनिट को उसी तरह से हम ट्रीट करेंगे जैसे कोई ऑर्डिनरी अल्जेब्रिक सिंबल्स होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास a है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मीटर की कोई चीज़ है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 मीटर से, तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6। तो ये जो मीटर और मीटर है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वी कैन कैंसिल आइडेंटिकल यूनिट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एक ही जैसी यूनिट्स होंगी तो वो कैंसिल आउट भी हो जाएंगी। जैसे हमारा a डिवाइडेड बाई a होता है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे हमारे पास 2 मीटर है और 3 मीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे
तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम सिंपल नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी यूनिट मल्टीप्लाई भी होंगी, उसी तरह से डिवाइड भी होंगी, कैंसिल आउट भी होंगी। द सेम इज़ ट्रू फॉर द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस तरह से यूनिट्स जो है आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वो डिवाइड होती हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो वहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसी तरीके से डायमेंशंस भी जो होते हैं वो भी मल्टीप्लाई और कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसी तरीके से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। यानी मान लो यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, इक्वल टू का साइन है, इधर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो डायमेंशन होगा यानी इक्वल टू के इधर साइड, इक्वल टू के इस साइड भी वही डायमेंशन होना चाहिए। मान लो इधर डायमेंशन आपका L⁻⁻1 आ रहा है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, L⁻⁻1। सिंबल आप कोई सा भी यूज़ कर लो, लेकिन डायमेंशन इक्वल टू के दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 2.10.1 चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, कोई चीज़ स्टेबल है, चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे वो कंसिस्टेंट है, वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है, चेंज नहीं हो रही है। तो हम इक्वेशन में क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो डायमेंशंस है वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन के अंदर डायमेंशन अलग अलग हों, अलग अलग टर्म के, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। जितने भी टर्म हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, उन सब में डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये टर्म क्या होता है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, वहाँ टर्म के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 3x² + 2x + 5 = 0, तो प्लस या माइनस के बीच में जो कुछ भी होता है वो एक टर्म कहलाएगा। जैसे ये पूरा एक टर्म कहलाएगा, फिर प्लस का साइन, तो अब ये टर्म बदल जाएगा, यहाँ पर एक टर्म आएगा, फिर प्लस का साइन, अब दूसरा टर्म आ जाएगा, ये एक टर्म हो जाएगा। तो यहाँ कितने टर्म हो गए, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ठीक है, तो ये टर्म होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में कितना भी लिखा हो वो सब मिलाकर एक ही टर्म काउंट होगा, लेकिन जहाँ प्लस या माइनस साइन आ गया तो टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इसी में देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई बाई x है, फिर एक और x मल्टीप्लाई है, यानी 2x मल्टीप्लाई हुए हैं तभी तो x² हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में चाहे जितना लिखते जाओ ये पूरा एक ही टर्म काउंट होगा। लेकिन जहाँ प्लस का साइन आ जाएगा तो फिर वो अलग हो जाएगा, यानी प्लस या माइनस के साइन के बीच में जो कुछ भी लिखा होता है वो पूरा एक टर्म कहलाता है। जैसे मैं आपसे लिखूँ a = x³ y/z², तो यहाँ कितने टर्म है, एक टर्म आपका ये है जो इक्वल टू के इस साइड है, और एक टर्म ये है, 2 टर्म हो गए। अगर मैं लिखूँ b = x³ + y + z², तो यहाँ कितने टर्म हो गए, एक टर्म तो ये हो गए इक्वल टू के दूसरे साइड, और फिर इक्वल टू के राइट साइड ये एक टर्म हो गया, फिर प्लस का साइन, तो टर्म अलग हो जाएगा, ये एक टर्म और ये एक टर्म। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो डायमेंशंस हैं अलग अलग टर्म के वो सेम हैं कि नहीं, कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ v = u + at, तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए और वही डायमेंशन इसका होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब उनके डायमेंशन सेम होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को कर सकते हैं, यानी लेंथ को लेंथ के साथ कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, फोर्स को फोर्स के साथ, ठीक है। दस द वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स, वेलोसिटी फोर्स के साथ ऐड नहीं हो सकती क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं। या जो इलेक्ट्रिक करंट है कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर में से हम करंट को माइनस नहीं कर सकते। दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे, एक ही जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा ना, तो होमोजीनियस में क्या होता है, सेम कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, जितने भी टर्म होंगे सबके डायमेंशन सेम होंगे। तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखने को कहा जाए तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आप क्या लिखोगे। यही आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, तो आप इस तरह से लिख देना,
इन एनी इक्वेशन ऑफ फिजिक्स ऑल द टर्म हैव सेम डायमेंशंस। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो किसी भी इक्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि इसकी मदद से हम चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कि जितने भी टर्म है सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर जो डायमेंशन है सारे टर्म के वो सेम नहीं है तो हम सिंपल कह देंगे वो इक्वेशन रॉन्ग है। हैंस इफ वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, तो अगर मान लो हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ का, या कह सकते हो डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ ही है। लेंथ क्या होता है? बेसिकली 2 पॉइंट की दूरी। तो डिस्टेंस कह लो, लेंथ कह लो, ब्रेथ कह लो, हाइट कह लो, वो सारा लेंथ ही है। तो अगर हमने लेंथ की कोई फॉर्मूला लिखा, रिगार्डलेस ऑफ द सिंबल अपीयरिंग इन द ओरिजिनल मैथमेटिकल रिलेशन, यानी फॉर्मूले के अंदर सिंबल आप कुछ भी यूज़ कर लो, उससे मतलब नहीं है। लेंथ के लिए आप एक जगह L यूज़ कर लो, दूसरी जगह B यूज़ कर लो, H यूज़ कर लो, D यूज़ कर लो, सिंबल से मतलब नहीं है। ओरिजिनली वो एक लेंथ होनी चाहिए। व्हेन ऑल द इंडिविजुअल डायमेंशंस आर सिंप्लीफाइड द रिमेनिंग डायमेंशन मस्ट बी दैट ऑफ लेंथ, यानी जितने भी टर्म हैं उनकी डायमेंशन को जो हम सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो फाइनली वो डायमेंशन किसकी होनी चाहिए? लेंथ की होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारा किसका है? लेंथ का। लेंथ के फॉर्मूले में सारे जो टर्म होंगे उनका डायमेंशन सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद लेंथ का ही आएगा। चलिए एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। मोशन वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये S क्या है? आपका डिस्टेंस है, यानी S के डायमेंशन की बात कर लें तो ये क्या आएगा? आपका लेंथ होगा। अब दूसरा टर्म हमारे पास क्या है? ut है। ut का निकाल लेते हैं। u क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? पिछले लेक्चर हमने डिस्कस किया था, L⁻⁻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 ⁻
जाएंगे। अब सेम क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होती है तो उनके ऊपर लगी हुई पावर आपस में ऐड हो जाती है। यहाँ पर जो टी है इसके ऊपर -1 पावर है, यहाँ जो टी है इसके ऊपर 1 पावर है, ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फाइनली जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डायमेंशन हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, एल टी की पावर 0, या हम सिंपल सिर्फ एल ही लिख सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा टर्म हमारे पास ये है, इसका भी डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं क्या आता है। यानी हम निकाल रहे हैं हाफ ए टी स्क्वायर का। अब हाफ क्या है, एक नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ए का देखेंगे। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, इसका क्या डायमेंशन होता है ये भी हमने देखा था पिछली वीडियो में, एल टी की पावर -2, ठीक है। और ये टाइम है यानी टाइम का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो एल तो एक ही है लेकिन यहाँ पर टाइम के ऊपर -2 पावर है और यहाँ पर +2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी टाइम का डायमेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ भी एल बचेगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हर टर्म का जो डायमेंशन है वो लेंथ का आ रहा है, क्योंकि लेंथ का फॉर्मूला था इसलिए जितने भी टर्म है उन सब का डायमेंशन सिंप्लीफाई करने के बाद लेंथ का आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, यानी इसके डायमेंशन बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से अगर हम डिराइव करते हैं कि इक्वेशन स्पीड की, यानी स्पीड का एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो जो भी डायमेंशन है दोनों साइड इक्वेशन के, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, और जितने भी टर्म हैं उनको जो हम सिंप्लीफाई करें तो वो सब कैसे होने चाहिए, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, या हम कह सकते हैं एल टी की पावर -1। तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड का इक्वेशन हमको बनानी है, तो हम जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी इन सब का डायमेंशन सेम होता है। तो चलिए वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा v = u + at। तो यहाँ कितने टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। v के डायमेंशन के बारे में बात कर ले, v क्या है, हमारी वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन एल टी की पावर -1 होगा, सिंपल है। u क्या है, ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या हुआ, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन एल टी की पावर -1। तीसरा टर्म हमारे पास क्या है, ए टी, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी की पावर -2, और यहाँ पर t मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की जो पावर है -2 और +1, तो -1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1। तो यहाँ देख सकते हो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, जितने भी टर्म है सबका जो डायमेंशन है वो सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि डायमेंशनली करेक्ट है, सिंपल ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होना अलग चीज़ है और फॉर्मूला करेक्ट होना अलग चीज़ है।
अभी इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। डायमेंशंस आर कस्टमरली यूज्ड एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। यानी डायमेंशन आपका क्या है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है। ऐसा कह सकते हो जैसे आपका मैच होता है ना, तो उसमें एक सेमीफाइनल होता है, उसके बाद आपका फाइनल होता है। तो कोई भी इक्वेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी फॉर्मूला है, वो जब डायमेंशन वाला टेस्ट पास कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसने चलो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया। यानी ये प्राइमरी वाला टेस्ट है, इसके बाद एक और टेस्ट देगा, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ वो जो फॉर्मूला है, वो जो एक्सप्रेशन है वो सही है। सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस कर लेने से, डायमेंशनली करेक्ट पता लगा लेने से कोई फॉर्मूला करेक्ट नहीं हो जाता। When there is some doubt about the correctness of equation, तो अगर जब हमें डाउट होता है कि हाँ ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, यानी ये इक्वेशन बन भी सकती है कि नहीं, तब हम क्या करते हैं, डायमेंशनल टेस्ट करते हैं। अगर डायमेंशनल टेस्ट उसने पास कर लिया तो हम कहेंगे हाँ ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। However, the dimensional consistency does not guarantee correct equation। तो यही बात मैंने कही कि अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल ली, यानी सारे टर्म का डायमेंशन सेम है, तो हम ये नहीं कह सकते, इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ वो इक्वेशन करेक्ट ही होगी। इट इज़ अनसर्टेन टू एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज और फंक्शंस। यानी जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं वहाँ पर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आप लगा ही नहीं सकते, उसको तो आप टेस्ट ही नहीं कर सकते। तो जब उसे टेस्ट नहीं कर पाओगे तो ओवरऑल इक्वेशन सही है या गलत ये आप नहीं बता सकते। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा ये क्लियर होगा हमको। द आर्गुमेंट्स ऑफ स्पेशल फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, जो भी लॉगरिथमिक होते हैं, लॉग एक्स वगैरह, लॉग ए, और जो भी एक्सपोनेंशियल होते हैं, ई की पावर एक्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो जो डायमेंशन नहीं होता लेकिन इनका फॉर्मूले के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के बताया था रेंज का, R इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इसका आप डायमेंशनल टेस्ट करो कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो जैसे मैंने बताया था रेंज क्या है, एक तरह की लेंथ है, तो इसका डायमेंशन आपका क्या आएगा, L आएगा। अब ये जो पूरा टर्म है इसका अगर हम चेक करें तो वी नॉट क्या है, हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, LT की पावर -1, इसका होल स्क्वायर है। और साइन 2 थीटा हम देख चुके हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इनको हम कंसीडर करेंगे नहीं डायमेंशनल टेस्ट में। फिर आता है हमारा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT की पावर -2। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी ये स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या होता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और बाहर आपका 3 है, तो सॉल्व करने के बाद ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो होल स्क्वायर है, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा और T की पावर -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई LT की पावर -2। तो T की पावर -2 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से एक लेंथ गई, यहाँ से एक पावर गई, फाइनली क्या बच जाएगा, L बच जाएगा। तो यहाँ से हमने ये चेक कर लिया कि डायमेंशनली ये करेक्ट है। दोनों टर्म की जो सिंप्लीफाई करने के बाद डायमेंशन आ रही है वो लेंथ की आ रही है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यानी रेंज का फॉर्मूला ये लिख दूँ, वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो भी आप चेक करोगे क्योंकि कॉस का तो डायमेंशन में कोई रोल ही नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला गलत होगा, कॉस में वैल्यू रख दोगे तो रेंज की गलत वैल्यू आ जाएगी। इसकी जगह मैं टैन रख दूँ, ठीक है, टैन 2 थीटा रख दूँ, या 2 थीटा की जगह सिंपल थीटा रख दूँ, तो डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, क्योंकि टैन थीटा का डायमेंशन में कोई रोल ही नहीं होगा। तो टैन रख दो, साइन रख दो, कॉस रख दो, डायमेंशन वाले टेस्ट में जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा डायमेंशन पे, तो फॉर्मूला तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। लेकिन टैन रखने से जो रेंज की वैल्यू है वो अलग आएगी। जब वैल्यू पुट करोगे थीटा की तो साइन अगर आपने लिया होगा तो रेंज की वैल्यू कुछ आएगी, कॉस रखोगे तो वैल्यू कुछ आएगी, टैन रखोगे तो कुछ आएगी। तो सही कौन सा फॉर्मूला है, जहाँ पर साइन होगा। तो ये बात आप समझ गए कि डायमेंशनल एनालिसिस करने से हम ये पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। पूरी तरह से वो इक्वेशन करेक्ट है यानी उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अ प्योर नंबर यानी कोई प्योर नंबर है 1 2 3 4 इस तरह का जो नंबर है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें डायमेंशनलेस होती हैं, यानी उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सब डायमेंशनलेस हो गए। प्योर नंबर हो गए, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं। रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़
यानी एक ही क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, जैसे आप एंगल में क्या होता है, रेशियो तो होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क भी क्या है, एक लेंथ ही है, और रेडियस जो होती है वो भी एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ की मान लो हम मीटर में लिए, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो एक ही जैसी क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, जैसे एंगल के अंदर आपका आता है लेंथ का लेंथ के साथ, वो डायमेंशन लेस होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये भी क्या होता है, रेशियो तो होता है, स्पीड का रेशियो होता है। न्यूमरेटर में आप क्या रखते हो, स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम के अंदर क्या है वो रख दिया, और डिनोमिनेटर में भी आप स्पीड लेते हो जिस मीडियम की बात कर रहे हो। तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो स्पीड का जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस तरह से इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे। तो चलिए हम टेस्ट कर सकते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी, यानी सिर्फ कंसिस्टेंसी भी लिख सकता है या लिख सकता है कि होमोजेनिटी, या ऐसे और लगा के दोनों लिख सकता है ऑफ इक्वेशन। तो चेक करना है आपको, ऐसे यहाँ पर कोई भी इक्वेशन दे देगा तो उसे कैसे चेक करना है वो तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वेशन की डिटेल दे सकता है, यानी कोई ऐसा एक्सप्रेशन होगा, कोई ऐसी इक्वेशन होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी तो उसकी डिटेल भी दी जा सकती है। नहीं तो आपका जैसे सिंपल हमने फॉर्मूला देखा था ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहाँ हो सकता है एक्सप्लेनेशन ना दे कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, जानते हो कि एस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। अब यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ है कि डिस्टेंस आपकी क्या है, एक्स है, तो एक्स समझ गया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया। ट्रेवल बाय पार्टिकल और बॉडी इन टाइम टी, तो टी क्या है आपका टाइम है। स्टार फॉर्म पोजीशन एक्स नॉट, ये भी क्या है आपका डिस्टेंस है। इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, यहाँ टाइम जीरो। इस तरह से आपको चीज़ें दी हुई हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तो ए क्या है आपका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर टर्म का डायमेंशन लिख लेंगे। एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा हमारा ये हो गया। तो 4 टर्म है, चारों टर्म के डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो x की बात कर रहे हैं, x जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम ऐसे डायमेंशन में शो कर देंगे। इसका डायमेंशन क्या है, x हमारी लेंथ है, तो सिंपल इसका L से डिनोट कर देंगे। x नॉट क्या है, ये भी लेंथ है, तो x नॉट ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल का साइन, और ये भी हमारा लेंथ है। अब तीसरा टर्म हमारा क्या है, वी नॉट टी, तो यहाँ लिख लेंगे वी नॉट टी, और इस तरह से ब्रैकेट। तो पहला क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन, ये क्या होता है, एल टी की पावर -1, और टी का क्या है, टाइम है, तो टाइम किस तरह से हो जाएगा, टाइम और टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक के ऊपर -1 पावर है, दूसरे पे 1 है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ लेंथ ही बचेगी। अब लास्ट वाला टर्म क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन पहले लिख लेंगे, एल टी की पावर -2, दूसरा आपका टी का स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो एक जगह आपका टी की पावर -2 है, दूसरे में टी की पावर 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने पर, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर आपका लेंथ बचेगा। इतना लिखने के बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे, एज ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है इसके राइट साइड में जितने भी टर्म है सेम डायमेंशन, सबका सेम डायमेंशन है, देख सकते हो सबका ये लेफ्ट वाला हो गया, बाकी राइट साइड के जो है तीनों, उन सब का डायमेंशन सेम है, नेमली ऑफ लेंथ, यानी लेंथ वाला डायमेंशन है, विच इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन थी हमारी लेंथ की, वही राइट साइड भी सारे टर्म की लेंथ ही आ रही है। हैंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब ये बात नोट करने की है कि जो टेस्ट है कंसिस्टेंसी का ऑफ डायमेंशन, ये ना हमको ज़्यादा ना कम, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स, यानी ये जो कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट है सिर्फ हमको इतना ही बताता है कि सारे टर्म के डायमेंशन सेम है या नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। इससे ना कम कुछ बताएगा ना इससे कुछ ज़्यादा बताएगा, बट हैज़ द एडवांटेज, लेकिन इसके एडवांटेज भी हैं, दैट वी नीड नॉट कमिट अवर सेल्फ टू अ पार्टिकुलर चॉइस ऑफ यूनिट, यानी यहाँ पर हमको यूनिट चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ये चीज़ देख चुके हैं कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो एल टी की पावर -1 होगा। अब यहाँ पर ये हमको नहीं चेक करना होता कि हम यूनिट किस में लें, मीटर लें, सेंटीमीटर लें, टाइम को किस में लें, सेकंड में लें, मिनट में लें, किस में लें, उसका कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि कोई सा भी आप सिस्टम यूज़ कर लो यूनिट का, जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, मास का m यूज़ कर लेंगे, लेंथ का l यूज़ कर लेंगे, टाइम का t यूज़ कर लेंगे, इस तरह से और भी जो है वो यूज़ कर लेंगे। एंड वी नीड नॉट वरी अबाउट द कन्वर्जन अमंग मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट, और हमको ये भी चक्कर नहीं होता कि हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा
जैसे मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को किलोमीटर, इसमें कन्वर्जन करने की भी झंझट हमें नहीं पड़ेगी। तो ये मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या होता है किसी भी यूनिट का, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सेंटीमीटर इज सब मल्टीपल ऑफ मीटर। सेंटीमीटर क्या है, मीटर का सब मल्टीपल है। यानी मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, आप जानते हो कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं पूछूं 1 सेंटीमीटर क्या होगा तो ये 100 जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर से हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जब पावर निगेटिव्स में होती है तो वो सब मल्टीपल कहलाता है। यानी यहाँ पर बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, मीटर को 10 टू द पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब मल्टीपल की बात करते हैं तो वैल्यू बड़ी हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट, किलोमीटर इज मल्टीपल ऑफ मीटर। किलोमीटर क्या है, मीटर का मल्टीपल है, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर होता है। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ऊपर हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। तो डिवाइड करना पड़ रहा है इसीलिए वो सब मल्टीपल है, और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसलिए वो मल्टीपल है। तो जब कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट करते हैं डायमेंशन का यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर हमको यूनिट का कोई चक्कर नहीं होता, मल्टीपल और सब मल्टीपल का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि यहाँ यूनिट की बात नहीं हो रही है, यूनिट के कन्वर्जन की भी बात नहीं हो रही है। इट मे बी बोर्न इन द माइंड दैट इफ एन इक्वेजन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट वुड बी प्रूवन रॉन्ग। यानी कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट अगर कोई इक्वेजन फेल कर जाती है तब तो हम कह देंगे वो रॉन्ग है, लेकिन अगर वो पास हो जाती है, कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट पास हो गया, इट इज़ नॉट प्रूवन राइट, तो उसे हम राइट नहीं कहेंगे, राइट होना उसका प्रूव नहीं हुआ है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई टीम है वो सेमीफाइनल में फेल हो गई, हार गई, तो पक्की बात है वो कप नहीं जीतेगी, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल में पहुंची ही नहीं, तो हारने जीतने की तो बात ही खत्म हो गई। सेमीफाइनल में हारी तो उसे हारा माना जाएगा, लेकिन अगर सेमीफाइनल जीत गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कप उसको मिल जाएगा, फाइनल भी जीत गई। सेमीफाइनल जीतने के बाद उसे फाइनल भी जीतना पड़ेगा। तो अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट फेल हो गई तब तो पहले ही रॉन्ग हो गया, सेमीफाइनल हारी तो खत्म, बाहर हो गई। लेकिन अगर सेमीफाइनल जीत गई यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट को पास कर लिया, तो अभी वो सही साबित नहीं हुई, अभी एक और टेस्ट उसको देना पड़ेगा, उसे फाइनल देना पड़ेगा, फाइनल भी उसे जीतना पड़ेगा। Thus a dimensionally correct equation need not to be actually an exact correct equation। तो अगर कोई इक्वेशन जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट करेक्ट हो, यानी वो इक्वेशन बिल्कुल सही है, उसको फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट अ डायमेंशनली रॉन्ग, इनकरेक्ट और इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। यानी अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तब तो हम पक्का कह सकते हैं वो इक्वेशन गलत है। यानी होता क्या है, जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, नई चीज़ें हमारे सामने आती, नए फॉर्मूला बनाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, यही कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट करते हैं। अगर वो जो एक्सप्रेशन, वो जो फॉर्मूला हमने बनाया है, वो डायमेंशन वाला टेस्ट यानी ये कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट पास हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि हाँ इसको एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं और इससे फिर प्रॉपर फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन अगर वो डायमेंशन वाला टेस्ट ही फेल कर जाएगी, कंसिस्टेंसी टेस्ट फेल हो जाएगा, तब हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं 2.15। तो आपके सामने इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, जहाँ पर m क्या है, मास है, v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हाइट है। आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आप कैसे करोगे, दो तरीके से कर सकते हो, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है उस तरह से कर सकते हो, यानी पहले LHS सॉल्व कर लो, उसके बाद RHS सॉल्व करो, या आप ऐसे कॉलम बना सकते हो, एक तरफ आप LHS लिख लो, दूसरी तरफ RHS लिख लो। यानी यहाँ पर लिख देना डायमेंशन ऑफ LHS, इसी तरह से यहाँ पर डायमेंशन ऑफ RHS। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, m क्या है, हमारा मास है, तो मास का डायमेंशन हम m लिखेंगे। उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, L t की पावर -1, इसका स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से हमने मास लिख दिया। अब जो वेलोसिटी का स्क्वायर है, जो पावर 2 है, वो जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एक ब्रैकेट के अंदर सबको कर देंगे, यानी m हो गया, L स्क्वायर हो गया, t की पावर -2 हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से राइट साइड का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। राइट साइड हमारा क्या है, mgh। तो m क्या है, हमारा मास है, ये हमने लिख दिया। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन क्या होता है lt की पावर -2। और h क्या है, हाइट, हाइट भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, तो हम l लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मास को तो चलो हम अलग ही रखते हैं, ये दोनों जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं। L जा के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L का स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m L का स्क्वायर t की पावर -2। तो देख रहे हो लेफ्ट साइड जो डायमेंशन है वही राइट साइड डायमेंशन है। तो आप स्टेटमेंट लिख देना, डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS आर सेम, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। अब एग्जाम्पल 2.16 देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो जूल आपका क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो कोई भी आपकी SI यूनिट है, जैसे आपका एनर्जी की हो गई जूल, फोर्स की हो गई न्यूटन, तो उसका सिंप्लीफाइड वाला जो यूनिट है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे जूल है, जूल तो हम इतनी बड़ी यूनिट से बचने के लिए हमने बना दिया, ठीक है, कि सिंपल हमने जे लिख दिया, वरना इतनी बड़ी इक्वेशन लिखना यहाँ पर ये यूनिट लिखना सही नहीं था, इसलिए हमने कर दिया। लेकिन जूल को हम सिंप्लीफाई करें, बेसिक यूनिट के फॉर्म में दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जहाँ पर मास का kg और लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड इस फॉर्म में दिखाना हो, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटी में इसी का इस्तेमाल करके हम डायमेंशन लिखते हैं, जो आपकी बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और स्पीड के SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन जिसे ए से डिनोट किया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गूमेंट, m स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ पर ABCDE ये 5 आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको डायमेंशनल एनालिसिस करके उस फॉर्मूले को बाहर निकाल देना है जो कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी का हमारा डायमेंशन क्या होता है, देखो यूनिट ये दी हुई है, इसका डायमेंशन हम निकाल लेते हैं पहले। तो kg का हम m यूज़ करेंगे, और मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड का टाइम यूज़ होता है यानी t -2। इसे एक ब्रैकेट में करेंगे तो m L स्क्वायर t की पावर -2। यानी लेफ्ट साइड तो डायमेंशन हमारा निकल गया, ठीक है, राइट साइड भी यही डायमेंशन होना चाहिए, तभी वो करेक्ट माना जाएगा। तो चलिए राइट साइड का भी हम निकाल के देख लेते हैं। तो हम ए वाले का देखते हैं, m स्क्वायर v की पावर 3। m क्या है, आपका मास है, तो हम इसे कैपिटल M से डिनोट करेंगे, m का स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, LT की पावर -1 इसकी पावर 3। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3 अंदर जाएगी तो L की पावर 3 हो जाएगी, t की पावर -3 हो जाएगी। इसे जब सॉल्व करोगे आप एक ब्रैकेट के अंदर हम लाएंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, L की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा। तो देख सकते हो ये जो हमारा डायमेंशन था इसके बराबर ये डायमेंशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए वाला जो होगा फॉर्मूला वो गलत है। इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड डायमेंशन सेम नहीं है। बी वाला चेक कर लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधे मास का रखेंगे, m हो गया, और वेलोसिटी का क्या हो गया, LT की पावर -1 इसका स्क्वायर। एक बार सॉल्व करोगे इससे तो क्या हो जाएगा, m L का स्क्वायर t की पावर -2, एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे m L स्क्वायर t की पावर -2। तो ये देख रहे हो कि यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हमने निकाला था, m L का स्क्वायर t की पावर -2, और यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट है। सी वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ma, तो ma का निकाल लो। m क्या है, आपका मास है, और a क्या है, L t की पावर -2 यानी एक्सेलरेशन का है, और ये m L t की पावर -2। तो देख रहे हो m L स्क्वायर है हमारा एनर्जी के अंदर, यहाँ सिर्फ L है, इसका मतलब ये गलत है, तो ये वाला डायमेंशन भी हमारा गलत हो गया। डी वाला चेक कर लेते हैं, 3/16 mv स्क्वायर। तो 3/16 एक नंबर है, नंबर कोई डायमेंशन होता नहीं है, मास का m हो गया। देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है, यानी बी वाले में देखो यहाँ भी mv स्क्वायर है, यहाँ भी mv स्क्वायर है, और पीछे नंबर है, नंबर का तो डायमेंशन होता नहीं है। तो यहाँ पर ही चेक करोगे तो आपका बी वाला ही आएगा सेम, यानी बी वाले में हमारा क्या था, m L स्क्वायर t की पावर -2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो जब बी वाला करेक्ट है तो डी वाला भी करेक्ट होगा। इसी तरीके से ई वाला हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हाफ mv स्क्वायर प्लस ma, तो ई वाले में हमको दो टर्म मिलेगा, एक हाफ mv स्क्वायर है, इसका हम देख लेते हैं,
हाफ एम वी स्क्वायर हमने बी में निकाला था, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये वाला टर्म तो सही है कि हमारा एनर्जी का भी यही है और ये भी यही है, लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है, उसका भी तो चेक कर लेते हैं, यानी एम ए का भी चेक करना पड़ेगा। और एम ए का हमने सी में निकाला है, क्या निकल कर आया था, एम एल टी की पावर -2, जो कि गलत आ रहा था। यानी इसके अंदर ये और ये इनका डायमेंशन तो सेम है, लेकिन इसका डायमेंशन अलग आ रहा है। तो हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें कहा था कि सारे टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम आना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो दो ही फॉर्मूले हमारे बी वाले और डी वाले ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। Every correct formula or equation must have the same dimension on both the side of the equation. Also, only quantities with the same physical dimension can be added or subtracted. तो ये चीज़ भी हम देख चुके हैं कि उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम होगा। लेकिन ई वाले में देखो डायमेंशन सेम नहीं है, यानी इसका डायमेंशन अलग है और इसका अलग है, तो सेम डायमेंशन नहीं है तो ऐड हो ही नहीं सकता, यानी ये फॉर्मूला बन ही नहीं सकता। तो यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन जो की है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ई वाले की बात कर रहा है कि इसका कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं है, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ हैं जिनका अलग अलग डायमेंशन है, उनको ऐड किया जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ए सी और ई इसको हम रूल आउट कर देंगे, इसको तो निकाल देंगे कि भाई ये तो फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। अब ये बात नोट करने की है दैट डायमेंशनल आर्गूमेंट्स कैन नॉट टेल विच ऑफ द टू, यानी इस बात पे बहस करके हम ये नहीं पता कर सकते कि बी या डी कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट तो दोनों है। ऐसा समझो दो टीम है जो कि सेमीफाइनल जीत कर आई हैं। अब फाइनल में जब मुकाबला होगा तब पता चलेगा कि कौन असली विनर होगा। फॉर दिस वन मस्ट टर्न टू एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तब आपको रिसर्च करना पड़ेगा और जो फॉर्मूला साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि करेक्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बी वाला ही सही होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है इस चैप्टर की या आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।